हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, GS30 क्वेश्चन सीरीज पार्ट 9 का वीडियो है, जिसमें आप सभी को रोज़ 30 क्वेश्चन कराए जाते हैं, साथ ही साथ उनकी एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है। और ये सभी क्वेश्चन आप सभी को SSC GT और UP SSC PET से परीक्षाओं के लिए कराए जा रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए रोज़ सेगमेंट लाया जाता है, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करेंगे, अगर आपने हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे अपने पहले क्वेश्चन की। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या लिखा हुआ है, तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बात किसकी की जा रही है? तो मौलिक कर्तव्यों की जा रही है। पूछा गया है किस देश के संविधान से इसे लिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आयरलैंड, फ्रांस, रूस और दक्षिण अफ्रीका। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। रूस के संविधान से आपका क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे मौलिक कर्तव्यों से जुड़े हुए कुछ पॉइंट की। अगर आप सभी का पूछता है बताइए मौलिक कर्तव्य आपके किस आर्टिकल में है, अगर आर्टिकल पूछ लेता है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित आर्टिकल यहाँ पर पूछेगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 51A। तो आर्टिकल आपका पूछता है तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 51A किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन? तो 51A में है। उसके बाद पूछता है बताइए किस भाग में इसका वर्णन है, किस भाग में है इसका वर्णन? तो आप सभी का सही आंसर क्या हो जाएगा? भाग 4A में है। तो किस में है? तो भाग 4A में है। भाग 4A में है, तो 4A में इसका वर्णन है। उसके बाद यहाँ पर बात करेगा, बताइए किस समिति के सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। तो किस समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो किस समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था। पूछा जाएगा कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया 11वां मौलिक कर्तव्य किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 86वां 86 संवैधानिक संशोधन क्या हो जाएगा आपका? 2002 के द्वारा। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया था। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे अपने इससे जुड़े हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ है? भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, साथ ही साथ आप सभी की बात की गई है भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया। तो विधि निर्माण प्रक्रिया किस देश से ली गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन देश से भारत की विधि निर्माण प्रक्रिया ली गई है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ पॉइंट की। जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा, ये पॉइंट आप सभी के लिए लाए गए हैं, जो कि आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके पेपर इनसे क्वेश्चन आते हैं और आप सभी का 1-2 नंबर का क्वेश्चन अगर इससे पूछ लेता है तो आसानी से आप कर जाएंगे, अगर आपने हमारा वीडियो देखा है। तो यहाँ पर हम देखना चालू करेंगे कि किस देश के संविधान से क्या लिया गया है। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे, आप सभी को दिख रहा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जा रही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। तो इस देश के संविधान से हमारे संविधान में कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं, कौन कौन से आदर्श लिए गए हैं। तो शुरुआत करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर प्रस्तावना के शब्द की बात की जाएगी, जैसे कि यहाँ पर हम भारत के लोग, इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर मूल अधिकार पूछता है, अब मूल अधिकार का वर्णन कहाँ पर है? तो भाग 3 में है। पूछेगा किस अनुच्छेद तक है? तो 12 से 35 तक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। इससे पहले हमने आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना भूल गए थे। अगर यहाँ पर पूछता है कि बताइए मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। पूछेगा आर्टिकल बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51A। अगर पूछता है भाग बताइए तो 4A हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करता है किस समिति द्वारा, किस समिति की सिफारिश पर इसे जोड़ा गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगर पूछता है 11वां मौलिक कर्तव्य
किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? आप सभी का आंसर हो जाएगा 66वां संवैधानिक संशोधन 2002 द्वारा। अगर पूछता है मौलिक कर्तव्यों को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा। तो ये जुड़े हुए पॉइंट थे आपके मौलिक कर्तव्यों से, जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं मुख्य रूप से, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पर हम आगे देखेंगे, तो मूल अधिकार की बात की जा रही थी, तो 12 से 35 अनुच्छेद में इसका वर्णन है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो स्वतंत्र न्यायपालिका का वर्णन कहाँ से मिलता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से मिलता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है न्यायिक पुनरावलोकन। यह आपके पेपर में मुख्य रूप से पूछा जाता है, क्या न्यायिक पुनरावलोकन किस देश के संविधान का से लिया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया। मीन्स आपका क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश हैं उनको अगर पद से हटाना है, उसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। साथ ही साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग। अब महाभियोग अगर पूछा जाएगा किस अनुच्छेद में है, तो इसका अनुच्छेद क्या है, तो 61 हो जाएगा। उसके बाद जनहित याचिका PIL जिसे कहा जाता है, तो इसका कहाँ पर ये वर्णन है, मतलब किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। पूछता है न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, जैसे कि आप सभी को यहाँ पर फिर से यहाँ पर लिखा हुआ था, ये देखिए न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली, यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन लिखा हुआ है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। उपराष्ट्रपति के पद की बात करेंगे तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगर पूछता है यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर 10 पॉइंट आपको बताए गए हैं जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार रिकॉल करेंगे, जिससे आप सभी को ये चीज़ें आसानी से याद हो जाएं। शुरुआत करेंगे, प्रस्तावना के शब्द सबसे पहले कहाँ से लिए गए हैं, तो आपको करना क्या है, इसे विजुलाइज करना है, अपने दिमाग में बैठाना है, ताकि यह क्वेश्चन आप सभी के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएँ और इसे आप निरंतर अभ्यास करते रहें। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले प्रस्तावना के शब्द कहाँ से लिए गए हैं, मीन्स हम भारत के लोग, तो आपका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। पूछा जाएगा स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से, तो ये हो जाएगा अमेरिका से, संयुक्त राज्य अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन की बात करेगा संयुक्त राज्य अमेरिका। सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया कहाँ से, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग जिसका वर्णन अनुच्छेद 61 में है, ये कहाँ से लिया गया है, तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। जनहित याचिका जिसे PIL कहा जाता है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। पूछता है बताइए न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। और यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से हो जाएगी, संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगी। इसके आगे हम देखेंगे और सभी देशों के बारे में, तो ब्रिटेन की बात की गई है। विधि का शासन अगर पूछता है, ये देखिए एक क्वेश्चन आया है और सबसे पहले यहाँ पर पूछा भी गया था, विधि निर्माण प्रक्रिया। तो विधि का शासन कहाँ से है, ये देखिए विधि निर्माण प्रक्रिया है और विधि का शासन है, तो दो चीज़ें, विधि का शासन और विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से, तो ब्रिटेन आपका हो जाएगा। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ की हो जाएगी, तो ब्रिटेन। एकल नागरिकता ब्रिटेन हो जाएगा। ये चीज़ें मुख्य रूप से पूछी जाती है। एकल नागरिकता वाला क्वेश्चन आप सभी का अक्सर पूछा जाता है कि बताइए एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ब्रिटेन हो जाएगा। तो इसी को आपको ध्यान में रखना है, अपने दिमाग में इसे बैठाते जाना है। अगर पूछा जाए द्विसदनीय व्यवस्था, द्विसदनीय व्यवस्था कहाँ से, तो यह हो जाएगा ब्रिटेन से। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय ब्रिटेन हो जाएगा। विधायिका के अध्यक्ष पद की भूमिका आपका हो जाएगा ब्रिटेन। संसदीय विशेषाधिकार क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। तो 8 चीज़ें हमने आपको बताई हैं, 8 प्रावधान आपको हमने बताए हैं जो ब्रिटेन से लिए गए हैं। सबसे पहले विधि का शासन है, संसदीय शासन प्रणाली है, एकल नागरिकता है, द्विसदनीय व्यवस्था है, विधि निर्माण प्रक्रिया है, कानून के बनाने की प्रक्रिया जिसे विधि निर्माण प्रक्रिया कहा जाता है, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, साथ ही साथ विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार। तो ये आपका हो जाएगा ब्रिटेन से। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दक्षिण अफ्रीका की हम बात करेंगे। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सबसे पहले मुख्य रूप से पूछा जाता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कहाँ से है, तो दक्षिण अफ्रीका से। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने होंगे। बात करेगा संविधान संशोधन की, तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन पूछेगा तो आपका हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद हम देख लेते हैं कनाडा का। कनाडा की बात की गई है।
तो कनाडा से हमारे संविधान में कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका कनाडा से क्या है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था हो गई, तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से पूछा जाएगा, तो आपका हो जाएगा कनाडा। इसके बाद यहाँ पर शक्तियों का विवरण, शक्तियों का वितरण हो जाएगा कहाँ कहाँ से, तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, तो कहाँ पर हो जाएगा आपका, हो जाएगा कनाडा। उसके बाद केंद्रों द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाएगी, तो आपका हो जाएगा कनाडा। तो एक चीज़ यहाँ पर सामने निकल आती है, अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है ये बताइए राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्रों द्वारा की जाती है और इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कनाडा। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय किसका हो जाएगा यहाँ पर, तो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद संघात्मक विशेषताएं जितनी हैं कहाँ से ली गई हैं, तो कनाडा से ली गई हैं। तो ये चीज़ें आपको मुख्य रूप से याद रखती हैं। 5 पॉइंट एक बार फिर से हम रिकॉल करेंगे। सबसे पहले सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था की बात की जाएगी, तो कनाडा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बात की जाएगी शक्तियों का वितरण तथा अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, तो कनाडा हो जाएगा। अगर पूछा जाता है केंद्रों द्वारा राज्यपाल में राज्यपाल की नियुक्ति, तो आपका हो जाएगा कनाडा। इसके बाद यहाँ पर उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय कनाडा हो जाएगा और संघात्मक विशेषताएं भी आपकी कनाडा हो जाएंगी। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट, ये देखिए आपको ऑस्ट्रेलिया दिख रहा होगा। ऑस्ट्रेलिया से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं आइए देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समवर्ती सूची जो कि आपका बार बार आपके पेपर में पूछा जाता है कि बताइए ये समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। अब यहाँ पर हमारे संविधान में कितनी सूचियों का वर्णन है, तो 3 सूची हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी हो गई राज्य सूची, आपका हो जाएगा राज्य सूची। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा, तो संघ सूची हो जाएगा, संघ सूची। इसके साथ साथ आपकी समवर्ती सूची। तो 3 सूची की बात की गई है और समवर्ती सूची वो सूची है जिस पर राज्य और संघ दोनों कानून बना सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान। वाणिज्य, व्यापार और समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान किस देश से लिए गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से। इसके बाद यहाँ पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस देश से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो ये 2 मेन पॉइंट हैं। सबसे पहले समवर्ती सूची और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान, तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद यहाँ पर हम आयरलैंड से देख लेते हैं। आयरलैंड से आपका यहाँ पर सबसे पहले होता है कौन सा, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो हो जाएगा। इसका अनुच्छेद हम देख लेते हैं, तो सब ये हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अनुच्छेद आपसे पूछ लेता है, तो हो जाएगा 36 से 51 में आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। पूछ लेगा भाग बताइए, तो भाग आपका हो जाएगा 4। किस देश से लिया गया है, तो आपके सामने लिखा हुआ है आयरलैंड से। इसके बाद राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, तो इस किस देश के संविधान से, तो आयरलैंड से ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, तो कहाँ से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आयरलैंड। इससे पहले हमने आपको यहाँ पर बताया था, ये देख लेते हैं। ये देखिए राज्यसभा में क्या है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अगर पूछा जाएगा तो दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और वहीं अगर पूछा जाता है बताइए राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन पूछा जाएगा, तो आपका हो जाएगा आयरलैंड। इसके बाद हम फ्रांस की बात करेंगे। तो यहाँ पर गणतंत्रात्मक क्या हो जाएगा, गणतंत्रात्मक आपका व्यवस्था, ये हो जाएगा फ्रांस से। अगर पूछता है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत तो कहाँ हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा फ्रांस से। ये 2 चीज़ें आप सभी के सामने हैं। इसके बाद यहाँ पर रूस की अगर हम बात करेंगे, रूस से मूल कर्तव्य आपका जो अभी हमने आपको बताया है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका कि मूल कर्तव्य का प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो आपका हो जाएगा रूस। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श, तो आपका रूस हो जाएगा। तो मूल कर्तव्य आपका मुख्य रूप से पूछा जाता है और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श जो आपकी प्रस्तावना में वर्णित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। इसके आगे हम देखेंगे 2 देश और आपके आते हैं। सबसे पहला है जर्मनी और उसके बाद जापान। तो इन दोनों देशों से देख लेते हैं कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर आपातकाल की बात की जाएगी, 3 आपातकाल आप सभी के हैं और उनका प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी से। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे ये जापान से कौन सा है, तो अगर जर्मनी से सिर्फ एक चीज़ है आपातकाल, तो
तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से हो जाएगा, तो जर्मनी से हो जाएगा। तो आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन तो आपका जर्मनी हो जाएगा, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। और विधि का शासन हो जाएगा कहाँ से, तो विधि का शासन आपका हो जाएगा विधि निर्माण प्रक्रिया, और विधि का शासन आपका हो जाएगा ब्रिटेन, और विधि द्वारा स्थापित शासन तो आपका हो जाएगा जापान। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, जो आपके पेपर में पूछी जा सकती हैं मुख्य रूप से। तो इन चीज़ों को आपको जब तक याद नहीं हो जाता है रिकॉल करना है, वीडियो को बार बार देखना है, जिससे ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएँ और आपके पेपर में अगर इससे क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आप सभी को दिख रहा होगा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। इस चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पर, भारतीय संविधान के प्रथम प्रारूप की ये किसके द्वारा तैयार किया गया था, ऐसी बात पूछी गई है। सबसे पहला ऑप्शन आप सभी का क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको क्या माना जाता है, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनके अलावा 7 और थे। ये टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये अध्यक्ष थे, इनके अलावा 6 और अन्य सदस्य भी थे। तो टोटल आपके हो गए प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष आपको पूछा जाएगा, तो 7 सदस्य थे। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 सदस्य। और यहाँ पर पूछा जाएगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था, तो आप सही का सही आंसर क्या हो जाएगा, सर BN राव द्वारा प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, तो आशा करते हैं आप इसे इजीली मार्क कर जाएंगे। इसके आगे हम देखेंगे, ये देखिए आप सभी को बताया गया है किसके बारे में, संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया गया है। एक बार फिर से, इससे पहले वाले वीडियो में इसे लेकर आए थे, लेकिन आपको इसे इसलिए लाया जा रहा है सामने बार बार कि आपको ये चीज़ें रिकॉल होती रहें, साथ ही साथ आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठती जाएँ। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले बैठक की बात करेंगे। सबसे पहले बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को आपकी बैठक होती है संविधान सभा की। उसमें सबसे जो वृद्ध नेता थे, वृद्ध थे, वो ये कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। उसके बाद क्या होता है, 11 दिसंबर को एक बार फिर से स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना जाता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। तो अगर पूछा जाता है अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। अगर पूछता है स्थायी अध्यक्ष की बात करता है, तो आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उपाध्यक्ष की बात करेगा तो आपका हो जाएगा SC मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार की बात करेगा तो हो जाएगा सर BN राव, जिसने क्या किया था, सबसे पहला प्रारूप तैयार किया था। यहाँ पर आप सभी का ये देखिए क्वेश्चन आया था, भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसने तैयार किया था, सर BN राव ने। संवैधानिक सलाहकार किसे कहा जाता है, तो सर BN राव को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर बात करेगा, बताइए संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। तो कितना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था हमारे संविधान के निर्माण में। इसके बाद प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी, कितने दिन हुई थी प्रारूप पर बहस, तो आपका आंसर हो जाएगा 114। ये चीज़ें आप सभी को मुख्य रूप से देख लेनी है, ये सभी आपके पेपरों में पूछे भी जाते हैं कि प्रारूप पर बताइए कितने दिन बहस हुई थी, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 114 दिन। इसके बाद हम यहाँ पर नीचे देखेंगे, ये देखिए, तो यहाँ पर हम नीचे देखते हैं, लिखा हुआ है कुल व्यय कितना आया था संविधान के निर्माण में, आपका हो जाएगा 63,96,729 रुपये। कितने, 63,96,729, 63,96,729। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में बैठा लेनी है, 63,96,729 रुपये का कुल व्यय आया था हमारे संविधान के निर्माण में। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, पूछा जाएगा कि कुल कितने वाचन हुए थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 3 वाचन हुए थे। उसके बाद संविधान अपनाया कब गया था, ये चीज़ आपको मुख्य रूप से याद करनी है। सबसे पहले आपका अपनाया कब किया गया था, इसे बोलते हैं एडॉप्ट। पूछा जाएगा एडॉप्ट कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। और एक चीज़ पूछ लेगा यहाँ पर, अंगीकृत कब किया गया था, तो अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। हमारा संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। और अगर यहाँ पर पूछा जाता है संविधान लागू कब हुआ
था, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तो ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेगी, बार बार पूछेगी संविधान दिवस कब मनाया जाता है, आपको 26 जनवरी ना मार करके 26 नवंबर मार करना है। आपका सही आंसर क्या होगा, 26 नवंबर होगा। अगर पूछा जाता है कब अपनाया गया था हमारे संविधान को, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। संविधान लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो ये चीज़ आपको मुख्य रूप से याद करनी है। जो तथ्य आपको बताए गए हैं आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी के पेपर में बार बार इससे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप सभी को ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तो कुल व्यय आपको याद कर लेना है कि कुल व्यय कितना हुआ था, 63,96,729 रुपये हुआ था। प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी, तो 114 दिन बहस हुई थी। उपाध्यक्ष कौन था, तो एच.सी. मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो सर बी.एन. राव थे। कुल वाचन कितने हुए थे, 3 थे। सभी चीज़ें आप सभी के सामने हैं, आप सभी को इन्हें याद कर लेना है जब तक आप सभी के दिमाग में ये चीज़ें बैठ नहीं जाती हैं। इसके आगे हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है आपका, भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। ये चीज़ें आप सभी के सामने इसलिए लाई जाती हैं क्योंकि एक क्वेश्चन से आप सभी के और सभी क्वेश्चन तैयार होते चले जाएं, क्योंकि इसमें से एक ऑप्शन आपका गलत होगा और बाकी के 3 सही होंगे, तो 3 सही चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी और जो गलत होगा उसका उत्तर आप सभी को बताया जाएगा, तो वो चीज़ भी आपको याद हो जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं, सबसे पहले हिंदी की बात की गई, हिंदी में, और दूसरा अंग्रेजी में लिखा गया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पेश किया गया था। उसके बाद यहाँ पर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये चीज़ हमने आपको बताई, तो ये चीज़ आपकी सबसे पहले सही हो जाएगी और ये चीज़ भी आपकी सही हो जाएगी कि भारत का संविधान मूलतः 2 भाषाओं हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। उसके बाद यहाँ पर बात की गई संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 12 थी और ये 22 जनवरी 1947 को, इस पहले वाली वीडियो में पार्ट 8 में हमने आपको बताया था कि कब उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। तो आप सभी को ये चीज़ें याद कर लेनी है। तो पहले आपका ये पॉइंट गलत है और उसके बाद ये 2 कथन आपके मुख्य रूप से गलत हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले महिला सदस्यों की संख्या की बात की जाएगी तो आपका सही आंसर हो जाएगा 15 महिलाएँ थीं, 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। उसके बाद यहाँ पर बात करेगा, बताइए यहाँ पर देख लेते हैं, पूछेगा 22 जनवरी 1947 को पेश किया गया था। ये चीज़ आपको क्या करना है, तो ये 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कब पेश किया गया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को आपका पेश किया गया था। तो 13 दिसंबर 1946 को आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत किया गया था। तो इसे कब स्वीकृत किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। पेश कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। अगर यहाँ पर पूछा जाएगा संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आप सभी का सही आंसर हो जाएगा 15 महिला सदस्य थीं। और भारत का संविधान किन 2 भाषाओं में लिखा गया था मूलतः, तो हिंदी तथा अंग्रेजी में लिखा गया था। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, भारतीय संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस राज्य से चुना गया था। तो संविधान सभा के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किस राज्य से चुना गया था, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपको इसका सही उत्तर देना है। तो पहला ऑप्शन आप सभी का है असम, दूसरा ऑप्शन आप सभी का मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस राज्य से चुना गया था संविधान सभा के लिए, तो आप सभी का सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। यहाँ पर हम बात करेंगे, ये देखिए आपको क्या बताया गया था, ये वाचन कितने हुए थे, 3। प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी, तो 114 दिन। तो यहाँ पर अगर बात करेगा प्रारूप पर बहस तो कितना हो जाएगा, ये देखिए वाचन की अगर बात करेगा तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 3। कब, अगर वाचन की बात करेगा, कुल कितने वाचन हुए थे। अगर यहाँ पर आप सभी से पूछता है बताइए कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो अधिवेशन आपका हो जाएगा तो 12 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अधिवेशन कितने हुए थे, तो अधिवेशन कितने हुए थे, तो 12 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर पूछता है वाचन कितने हुए थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा कितना,
3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर पूछता है बताइए, यहाँ पर पूछेगा आपका प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी, तो 114 दिन हुई थी। प्रारूप पर बहस 114 दिन हो जाएगा। और यहाँ पर अधिवेशन पूछा जाएगा तो 12 और वाचन 3 हो जाएंगे। इसके बाद मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं आप सभी को इसे ध्यान में रखना है, आपके पेपर के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप सभी को चीज़ें बताई जा रही हैं एडिशनल तौर पर कि आपके पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे। तो प्रथम स्पीकर कौन थे लोकसभा के? सबसे पहला ऑप्शन है सुकुमार सेन, दूसरा ऑप्शन है गणेश वासुदेव मावलंकर, तीसरा हीरा लाल जेकानिया, चौथा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन हो जाएंगे लोकसभा के प्रथम स्पीकर? तो आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर हो जाएंगे लोकसभा के प्रथम स्पीकर। अगर यहाँ पर सुकुमार सेन की बात करता है तो ये आपके क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रथम चुनाव आयुक्त हो जाएंगे। आगे स्लाइड में से हम देख लेते हैं। ये देखिए लिखा भी हुआ है, ये चीज़ें आप सभी के लिए लाई गई हैं एडिशनल तौर पर कि आपको ये चीज़ें इस क्वेश्चन के साथ साथ और सभी चीज़ें भी याद होती रहें। तो ये देख लेते हैं सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर प्रथम राष्ट्रपति की बात करेगा तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहाँ पर बात करता है बताइए प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसके बाद यहाँ पर बात करता है प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, पूछ लेगा प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रथम सिख राष्ट्रपति तो ज्ञानी जैल सिंह। प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रथम उपराष्ट्रपति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे। अगर पूछता है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर बात करेगा प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री तो गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। प्रथम उप प्रधानमंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो हीरा लाल जेकानिया हो जाएंगे। उसके बाद प्रथम स्पीकर लोकसभा यानी प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन हो जाएंगे। आशा करते हैं आप सभी को जो ऑप्शन दिए गए थे इससे रिलेटेड जानकारी मिल गई होगी। सबसे पहले यहाँ पर राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, प्रथम उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो हीरा लाल जेकानिया, प्रथम स्पीकर लोकसभा कौन हो जाएंगे लोकसभा के प्रथम स्पीकर, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेगा तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुकुमार सेन हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को ये जो पॉइंट आप सभी के लिए दिए गए हैं आप सभी को पसंद आए होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आकार ये आपका आ गया किसका, तो ये आपका आ गया है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। इससे पहले आप सभी के पॉलिटिक्स लिए गए थे क्वेश्चन जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण थे। तो आप सभी के लिए ये जो 30 क्वेश्चन की सीरीज लाई जाती है इसमें विभिन्न प्रकार के विषयों से क्वेश्चन उठाए जाते हैं जो आपके पेपर में मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। साथ ही साथ आप सभी को उससे जुड़ी हुई अन्य जानकारियाँ भी दी जाती हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर ज्योग्राफी का पहला क्वेश्चन है पूछा गया है और ये क्वेश्चन किससे है, तो हमारे सोलर सिस्टम से है। कहाँ से है, तो ये सोलर सिस्टम से है। तो इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, पूछा गया है आकार के अनुसार ग्रहों के अवरोही क्रम में हमारी पृथ्वी किस स्थान पर है। यहाँ पर हम बात करेंगे आकार के आधार पर यहाँ पर बात की गई है, ना कि सूर्य से दूरी के आधार पर बात की गई है। तो आकार के आधार पर यहाँ पर बात की गई है तो हमारी पृथ्वी का क्रम किस स्थान पर है, तो आपका सही उत्तर क्या है, पहला, दूसरा, पाँचवा और छठवां। तो आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5वें स्थान पर हमारी पृथ्वी आती है। आइए देख लेते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखते हैं आकार के आधार पर यानी वेट के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे यहाँ पर बात करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम क्या हो जाएगा, बड़े से छोटा। अवरोही का मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर लार्ज से क्या हो जाएगा, लार्ज से आपको संख्या चलती है किसके ऊपर, स्मॉल की तरफ। तो लार्ज से स्मॉल की तरफ, लार्ज से स्मॉल की तरफ बात की जा रही है। सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इस चीज़ की बात की गई है, देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा।
इसके बाद सब उससे छोटा ग्रह क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर पर अगर बात की जाएगी कि हमारे सौरमंडल में आकार के अनुसार ग्रहों के अवरोही क्रम में दूसरा ग्रह कौन सा है, तो शनि हो जाएगा। पहले की बात की जाएगी तो बृहस्पति हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बात करेगा, बताइए तीसरे नंबर पर तो अरुण, चौथे नंबर पर वरुण और पाँचवें नंबर पर पृथ्वी, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा गया था। छठवें पर आपका क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। सातवें पर मंगल और आठवें पर बुध हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रख लेनी है। सबसे पहले आपका बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, 8 ग्रह आपके हैं और 8 का नाम यहाँ पर दिया गया है आकार के अनुसार में। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ, आकार और द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है, आपके पेपर में पूछा जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा बताइए हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा इसका उत्तर, तो हो जाएगा बुध। अगर पूछता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और ये क्वेश्चन पूछता है बताइए कि हमारी पृथ्वी किस नंबर पे आती है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 5वें नंबर पर। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है। जोबियन के मतलब क्या होता है, यहाँ पर जोबियन का मतलब होता है आपका क्या हो जाएगा, मीन्स आपका क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मीन्स बाह्य ग्रह। अब एक्सटर्नल में कौन से आते हैं, देखिए आपके 8 ग्रह हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, देख लेते हैं। ये मान लीजिए आपकी हो गई क्या, ये आपका यहाँ पर मान लीजिए, एक मिनट हम एक स्लाइड ले लेते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये ले लीजिए, मान लीजिए आपका हो गया सूर्य, ठीक, ये आपका क्या हो गया, बुध हो गया। उसके बाद यहाँ पर शुक्र हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गई पृथ्वी। ये आपको चीज़ें किस अनुसार बताई जा रही हैं, ये आपको बताई जा रही है सूर्य से बढ़ती दूरी के संबंध में। सूर्य से दूरी के संदर्भ में ग्रहों का क्रम किस प्रकार है। तो ये आपका क्या, सबसे पहले शुक्र, यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो सूर्य हो गया आपका। उसके बाद बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, उसके बाद मंगल, उसके बाद यहाँ पर आपका हो गया क्या, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं ये आपका मान लीजिए वरुण हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि जोबियन ग्रह कौन से होते हैं। जोबियन के मतलब क्या हो गया आपका, बाह्य ग्रह। तो हमने इसे देखिए 4 भाग में बांट लिया है। मिनट हम इनके यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए आपकी ये शुरू के 4 ग्रह हो गए और ये लास्ट के 4 ग्रह हो गए। इसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जोबियन, मीन्स आपका क्या हो गया, बाह्य ग्रह हो गया। बाह्य ग्रह में कौन से हो गए, सबसे पहले ये आपका हो गया जुपिटर। इधर आपका क्या हो गया, तो यह हो गया सैटर्न। उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अरुण। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा आपका वरुण, ठीक। तो आपको देख लेना ये बाह्य ग्रह आपके हो गए। और इंटरनल की अगर बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले मरकरी। इधर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका वेनस। उसके बाद यहाँ पर आपकी हो गई पृथ्वी मीन्स अर्थ। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये मंगल है, इसे मार्स कहा जाता है। तो यहाँ पर 4 ग्रह में अगर हमने बांटा तो ये बाह्य ग्रह आपके हो गए और ये आपके हो गए इंटरनल। तो यही पर इसे और क्या कहा जाता है इंटरनल, तो आदिवासी ग्रह कहा जाता है और इसे जोबियन कहा जाता है। तो यहीं पर यह बताया गया है जोबियन ग्रह के बारे में। तो बताइए इसमें से कौन सा जोबियन ग्रह नहीं है। जैसा कि आप सबको हमने अभी समझाया कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो आपका यहाँ पर बृहस्पति दिया गया है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर अरुण दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। वरुण दिया गया है, आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पर मंगल जो है ये आपका आंतरिक ग्रह की सूची में आता है, ना कि बाह्य ग्रह में। तो ये जोबियन ग्रह की सूची में नहीं आएगा। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पर कौन सा ग्रह आ जाएगा, आइए देख लेते हैं। तो इसकी जगह पर कौन सा ग्रह आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा शनि हो जाएगा। तो शनि जोबियन ग्रह है, ना कि मंगल है। ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक या पार्थिव जिसे टेरेस्ट्रियल या अधिवासीय ग्रह भी कहा जाता है। तो ये 4 नाम आपके सामने दिए गए। सबसे पहले आंतरिक, दूसरा है पार्थिव अगर पूछ लेता है, उसके बाद यहाँ पर टेरेस्ट्रियल,
और उसके बाद अधिवासीय। तो 4 चीज़ें आपको याद कर लेनी है। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ लेता है, एक आपको ऑप्शन दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चारों चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि क्या क्या यहाँ पर पूछ सकता है। सबसे पहले आंतरिक, दूसरा पार्थिव, तीसरा क्या हो जाएगा टेरेस्ट्रियन, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा अधिवासीय। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं कौन से आंतरिक ग्रह आपको हमने अभी बताया था। ये देखिए, सबसे पहले आपका क्या आता है मरकरी, उसके बाद वेनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स। बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया। यहाँ पर शनि देखिए, ये आपको गलत दिया गया है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का उत्तर? आशा करते हैं आप सभी को यहाँ पर समझ में आ रहा होगा। आपका यहाँ पर हो जाएगा मंगल। मंगल हो जाएगा, शनि नहीं होगा। तो आंतरिक की बात करेंगे तो यहाँ पर मंगल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो घनत्व सबसे अधिक अगर पूछा जाएगा, डेंसिटी किसकी सबसे अधिक है, घनत्व की बात की जा रही है। इससे पहले हमने आकार के बारे में बात की, जोबियन ग्रह के बारे में बात की, आपका क्या हो जाएगा टेरेस्ट्रियल और जोबियन के ग्रह के बारे में बात की। इसके बाद यहाँ पर हमने घनत्व के बारे में क्वेश्चन आप सभी को दिया है। तो घनत्व के डेंसिटी के अनुसार पूछा गया है। तो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पृथ्वी जो है वो सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह है। और सबसे कम अगर घनत्व वाली बात करेंगे तो आपका हो जाएगा शनि, ये हो जाएगा सबसे कम। सबसे कम अगर घनत्व की बात की जाएगी तो शनि हो जाएगा। और सबसे अधिक की अगर बात की जाएगी, यहाँ पर अगर सबसे अधिक की बात की जा रही है तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारी पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। यहाँ पर देख लीजिए घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम। तो सबसे पहले आपकी आती है पृथ्वी, घनत्व के अनुसार पृथ्वी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर बुध हो जाएगा। उसके बाद आप सभी का शुक्र हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मंगल हो जाएगा। चीज़ें किस अनुसार दी गई हैं आप सभी को दिख रहा होगा। सबसे पहले पृथ्वी, फिर बुध, फिर शुक्र और फिर मंगल। ये सभी आपकी क्या हो गए, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये आपके हो गए आंतरिक ग्रह, देख लेते हैं ये आपके क्या हो गए, आपके आंतरिक हो गए। और उसके बाद नीचे जो दिए गए हैं ये आपके जोबियन मीन्स बाह्य ग्रह हो गए। ये आपके कौन से हैं? तो बाह्य हैं। तो हर जगह से आप सभी को इसे रिकॉल करना है। ये आपके बाह्य ग्रह हो गए, आपके आंतरिक ग्रह हो गए। पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल सबसे अधिक घनत्व वाला। तो पृथ्वी, उसके बाद बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल। उसके बाद यहाँ पर वरुण, फिर हो जाएगा फिर बृहस्पति, फिर अरुण, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा शनि हो जाएगा। तो सबसे कम शनि और सबसे अधिक पृथ्वी, इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। यहाँ पर दिया भी गया है शनि का घनत्व सबसे कम तथा पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है निम्नलिखित में से वह ग्रह कौन से हैं जिस पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है? जैसा कि आप सभी को पता होगा हमारी पृथ्वी पर सूर्योदय किस दिशा में होता है? तो किस दिशा में हो जाएगा? पूर्व दिशा में। कहाँ पर? पृथ्वी में। तो 2 ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर क्या होता है पश्चिम दिशा में सूर्योदय होता है। बाकी 6 ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर पूर्व दिशा में होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सूर्योदय कहाँ पर हो जाएगा। 2 ग्रह कौन से हैं? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुक्र और अरुण ऐसे 2 ग्रह हैं जहाँ पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। बाकी के 6 ग्रह ऐसे हैं जहाँ पर सूर्योदय पूर्व की दिशा में होगा। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं क्या लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक है? इससे पहले आपको यहाँ पर बता देंगे, पूछा जाता है बताइए कौन से 2 ग्रह हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। मीन्स क्या घूमते हैं? एंटी क्लॉकवाइज, उस क्लॉक के डायरेक्शन में नहीं घूमते हैं, उससे विपरीत डायरेक्शन में घूमते हैं। तो आप सभी के ये उत्तर हो जाएंगे अरुण तथा ये देखिए शुक्र तथा अरुण हो जाएंगे। तो अगर पूछा जाएगा कि सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है तो अरुण तथा शुक्र तथा अरुण पर हो जाएगा। अगर पूछा जाता है कौन से 2 ग्रह हैं जो घड़ी के विपरीत दिशा में घूमते हैं तो आपका सही उत्तर हो जाएगा शुक्र तथा अरुण। तो ये 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। दोनों चीज़ें क्यों होती हैं? अब यहाँ पर पूछा जाएगा सूर्योदय पश्चिम दिशा में कैसे होता है। तो ये क्या हो जाएगा, जब ये एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमेंगी, किसमें? एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगी, तो इसी वजह से यहाँ पर सूर्योदय इनका पश्चिम दिशा में होगा। बाकी जितने ग्रह हैं आपके 6 ग्रह वो क्लॉकवाइज घूमते हैं, मतलब घड़ी के डायरेक्शन में। अब घड़ी आपकी कैसे घूमती है ये देखिए। तो आपकी घड़ी ऐसे घूमती है, ये देखिए ऐसे डायरेक्शन में घूमती है। लेकिन ये ग्रह किस डायरेक्शन में घूमते हैं? तो इस डायरेक्शन में आपके घूमेंगे। तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा। आइए देखते हैं निम्नलिखित में से किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है।
किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, पूछा भी जा सकता है और इससे पहले आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या पूछी गई है, सबसे अधिक किस ग्रह पर है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा शनि। शनि के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। उसके बाद यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा। देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए ग्रहों के उपग्रहों की संख्या दी गई है, यहाँ पर ग्रह दिए गए हैं, तो किस ग्रह के कितने उपग्रह हैं देख लेते हैं। तो पृथ्वी की अगर बात की जाएगी तो पृथ्वी पर एक है, कौन सा है? मून हो जाएगा। मून हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, तो एक सी उपग्रह है वो है मून। उसके बाद मंगल की बात की जाएगी तो दो, कौन कौन से हैं? तो हो जाएगा फेबोस और कौन सा हो जाएगा? डीमोस। तो फेबोस और डीमोस हो जाएंगे मंगल के। बृहस्पति की बात की जाएगी तो यहाँ पर 79 है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। 79 उपग्रह हैं बृहस्पति के। तो दूसरा सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करता है शनि की, तो शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 82 हो जाएगी। तो वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शनि हो जाएगा। यहाँ पर अरुण की बात की जाएगी तो अरुण कितने होंगे? 27। उसके बाद वरुण की बात की जाएगी तो ये हो जाएगा 14। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, पूछा जाता है बताइए कौन से दो ग्रह हैं? कौन से दो ग्रह हैं? दो ग्रह कौन से हैं आपके जिसके उपग्रह नहीं हैं? तो आपका कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले बुध और शुक्र। तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र जो हैं कैसे ग्रह हैं? इनके दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं है। बाकी 6 ग्रह हैं, उनके हमने आपको उपग्रहों की संख्या बता दी है। देख लीजिए आप। यहाँ पर पृथ्वी की बात करेंगे तो एक उपग्रह क्या है? मून है। अगर यहाँ पर मंगल की बात की जाएगी तो 2 उपग्रह फेबोस और डीमोस हैं। बृहस्पति की बात की जाएगी तो 79 उपग्रह हैं। और उसके बाद शनि की बात की जाएगी तो 82 हैं। सबसे अधिक उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो शनि पर है। उसके बाद यहाँ पर बात की जाएगी अरुण की, तो अरुण के कितने हैं उपग्रहों की संख्या? तो 27 हो जाएगी। वरुण की 14 हो जाएगी। और कौन से दो ग्रह हैं? बुध और शुक्र हैं, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पर ग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाएगी सूर्य के निकटतम ग्रह, सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो आपका उत्तर हो जाएगा बुध। तो बुध जो है सूर्य के सबसे अधिक निकट में स्थित है। और पृथ्वी के सबसे निकट अगर पूछा जाएगा, देखिए आपको क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछता है, यहाँ पर देखने वाली बात है कि सूर्य से सबसे पहले पूछ लेगा तो बुध हो जाएगा, अगर पृथ्वी से पूछ लेगा तो शुक्र हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको बताया भी था, 1 मिनट, ये देखिए, ये यहाँ पर आपका मरकरी मीन्स बुध था, उसके बाद यहाँ पर शुक्र था, उसके जस्ट बाद और उसके बाद पृथ्वी थी। तो पृथ्वी, ये मंगल भी है, लेकिन ये जो अर्थ के पास है कौन सा? तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र जो है पृथ्वी के अधिक पास है। इसके बाद हम देख लेंगे, ये देखिए, और सबसे गर्म ग्रह की बात करेंगे जिसे प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा शुक्र। तो शुक्र जो है सबसे गर्म ग्रह है। उसके बाद यहाँ पर पूछा जाएगा, बताइए सूर्य से सर्वाधिक दूर पर स्थित ग्रह कौन सा है? कौन सा है यहाँ पर? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका सही उत्तर हो जाएगा वरुण। तो वरुण जो है सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह है। यानी सबसे बाहरी ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो सूर्य से सबसे अधिक दूर पर स्थित ग्रह वरुण हो जाएगा। सबसे बड़ा ग्रह जो आपको हमने भी बताया कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा ग्रह आपका क्या हो जाएगा? बुध। बुध से रिलेटेड पॉइंट आपको याद कर लेने हैं। सबसे पहले सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है? 2 ग्रह हैं, बुध और शुक्र। पूछेगा सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह जो आपको हमने बताया है ये हो जाएगा पृथ्वी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र के बारे में बहुत सारे तथ्य हैं जो आपको यहाँ पर बताए जाएंगे। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। सभी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल रही हैं आपकी सुविधा के लिए। इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं, लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट किसे नाम जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मंगल। क्यों जाना जाता है? यहाँ पर लाल आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। लाल आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल जो है क्या है? लाल ग्रह है। उसके बाद यहाँ पर भोर का तारा शुक्र हो जाएगा। शाम का तारा आपका हो जाएगा शुक्र। तो भोर का तारा, शाम का तारा पृथ्वी की जुड़वा बहन
शुक्र हो जाएगा। छल्लेदार ग्रह शनि तथा अरुण हो जाएंगे। मीन्स जिस ग्रह में छल्ले पाए जाते हैं तो शनि तथा अरुण, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो वरुण हो जाएगा, क्योंकि ये सूर्य से सबसे अधिक दूर है। इसके बाद यहाँ पर सबसे छोटे वर्ष वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो बुध हो जाएगा। तो जहाँ पर सबसे छोटा वर्ष होता है, मतलब जल्दी परिक्रमा पूरा कर लेता है, तो हो जाएगा बुध, और सबसे देर में वरुण पूरा करता है, इसलिए सबसे लंबे वर्ष वाला ग्रह हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं नीचे, ये देखिए क्या हो जाएगा, सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह जिसमें तापमान जो है बदलता रहता है, तो वो कौन सा हो जाएगा, बुध। शाम को मतलब रात में वो हो जाएगा ठंडी हो जाएगी और दिन में बहुत गर्मी हो जाएगी, ये तापांतर आपका कहलाता है। तो ताप में अंतर बहुत जल्दी जहाँ पर आ जाता है तो बुध हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या किस ग्रह की है, हमने आपको बताया किसकी है, 82 है, किसकी, शनि की। तो 82 शनि की है। उसका सर्वाधिक यहाँ पर हरे रंग का ग्रह कौन सा दिखाई पड़ता है, तो आपका उत्तर हो जाएगा अरुण। तो अरुण हरे रंग का ग्रह है। उसके बाद धूरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह कौन है, परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन है, तो बृहस्पति हो जाएगा, जो अपने धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण करता है। उसके बाद यहाँ पर दिया गया है न्यूनतम जो है सबसे कम परिभ्रमण गति जो है किस ग्रह की है, तो ये हो जाएगा शुक्र। तो सबसे अधिक परिभ्रमण गति वाला ग्रह हो जाएगा बृहस्पति, और न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह हो जाएगा शुक्र। उसका समान परिक्रमण अवधि वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो शुक्र हो जाएगा। उसके बाद पृथ्वी के समान अवधि वाला ग्रह तो मंगल। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट, देखिए ये चीज़ें आप सभी के लिए लाई गई हैं जो आपके पेपर मुख्य रूप से पूछी जाती हैं। पृथ्वी के समान अच्छे झुकाव वाला ग्रह ये हो जाएगा मंगल। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर पृथ्वी के बराबर दिन रात होते हैं, लगभग बराबर ही होते हैं, इसलिए यहाँ पर जीवन जीने की आशा बताई गई है कि यहाँ पर जीवन संभव है। किस ग्रह पर, तो मंगल ग्रह पर। उसके बाद पृथ्वी के समान परिभ्रमण वाला ग्रह मंगल। देखिए सभी चीज़ें कैसी हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा पृथ्वी जैसी हैं, तो इसीलिए यहाँ पर जीवन जीने की आशा बताई गई है कि यहाँ पर मानव जीवन संभव हो सकता है। उसके बाद पूर्व से पश्चिम की ओर परिभ्रमण वाला ग्रह मीन्स क्या होता है, पूर्व के पश्चिम की ओर ये परिभ्रमण करते हैं दो ग्रह, कौन कौन से हैं, शुक्र तथा अरुण। जहाँ पर सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो पश्चिम दिशा में होता है शुक्र तथा अरुण पर। उत्तर से दक्षिण की ओर तो यह हो जाएगा अरुण। उसके बाद यहाँ पर सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा वाला ग्रह तो बुध हो जाएगा। उसके बाद न्यूनतम गति से परिक्रमा करने वाला ग्रह हो जाएगा वरुण, क्योंकि दूर है। तो जो चीज़ें ज़्यादा दूर होंगी, ये देखिए माने जो चीज़ें पास में होती हैं वो क्या कर लेती हैं, जल्दी आपकी यहाँ पर परिक्रमा कर लेंगी, लेकिन अगर जो चीज़ें दूर में हैं तो उन्हें ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी, तो आपका सबसे ज़्यादा टाइम लेगा। तो न्यूनतम गति से परिक्रमा कौन करेगा, तो वरुण, और सर्वाधिक तीव्र गति से परिक्रमा कौन करेगा, तो बुध हो जाएगा। और एक ग्रह जहाँ पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है तो ये शुक्र तथा अरुण आपको हमने बताया ही था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कितने भारतीय राज्य हैं जिसे कर्क रेखा गुजरती है, जिनसे क्या होती है, कर्क रेखा गुजरती है। कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है, देख लेते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 9, 8, 10 और 7। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 ऐसे भारतीय राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इन्हें हम मैप में देख लेंगे कौन कौन से ऐसे भारतीय राज्य हैं। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं रेखा कैसे गुजरती है। ये मान लीजिए आपकी कर्क रेखा हो गई, ये देखिए सबसे पहले गुजरात से, फिर ये राजस्थान से ऐसे होते हुए आपका छत्तीसगढ़, यहाँ पर झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल से ऐसे गुजरते गुजरते त्रिपुरा और मिजोरम। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले आपका कौन कौन सा राज्य आ गया है। ये देखिए कौन कौन से राज्य आपके हो गए। तो ये आपका सबसे पहले गुजरात हो गया, गुजरात आपको दिख रहा होगा। उसके बाद ये आपका राजस्थान हो गया, फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश, उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़, फिर यहाँ पर झारखंड, उसके बाद यहाँ पर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो अगर क्रम वाइज देखा जाएगा तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो 8 राज्य आपके हो गए जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। इस चीज़ को आपको याद करना है, तो एक ट्रिक है राम मित्र गुप्छांश, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। रा से राजस्थान, माँ से आपका मध्य प्रदेश हो गया, और उसका राम मित्र से क्या हो गया, तो मी से मिजोरम, त्रा से क्या हो गया आपका त्रिपुरा हो गया, और यहाँ गुजरात हो गया गु से, उसके बाद पास से क्या हो गया पश्चिम बंगाल, उसके बाद झा से यहाँ पर हो जाएगा झारखंड, और छा से आपका क्या हो गया छत्तीसगढ़। लेकिन क्रम वाइज आपको देखना है, मैप में आप समझ गए होंगे। तो आपसे अगर पूछता है
तो आप सभी इजीली इसे मार्क कर जाएंगे। तो आप सभी को ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी कि कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, क्रम वाइज आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से अगर आप इस चीज़ों को याद करते हैं तो आपके पेपर में दे भी देता है। क्रम से बताइए तो आप इसे ईजिली मार्क कर जाएंगे, और वैसे याद करते हैं तो आप सभी को सिर्फ इतना ही पता होगा किन राज्यों से होकर गुजरती है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है मैप पर। अब मैप पर हमने आपको बता दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है क्या, भारत के राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, ये आप सभी से पूछा गया है। तो आपको यहाँ पर बताया जाएगा कौन कौन सा है। तो ये आपका क्या हो गया, सबसे पहले ट्रिटिकम एस्टिपम, उसके बाद साइसर एरिटिनम, फाइकस बेंथालेंसिस और जियामेज। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। बरगद का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट, ये देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर ट्रिटिकम एस्टिपम की बात करेंगे तो ये आपका किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा, आपका गेहूं का। तो गेहूं का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा किसका है, तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिपम हो जाएगा। उसके बाद साइसर एरिटिनम की बात की जाएगी तो साइसर एरिटिनम किसकी हो जाएगी, यहाँ पर आपका हो जाएगा उत्तर चना। तो चना का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, तो साइसर एरिटिनम हो जाएगा। उसके बाद फाइकस बेंथालेंसिस आपका किसका हो गया, तो आपका बरगद का हो जाएगा, जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बरगद का क्या हो जाएगा, तो फाइकस बेंथालेंसिस हो जाएगा। जियामेज आपका किसका हो गया, तो जियामेज आपका हो जाएगा मक्का का। तो मक्का का अगर पूछा जाएगा तो जियामेज हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र है जिससे जो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र आप सभी का विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, तो उसमें ऊर्जा में बदलता है। कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर डायनमो है, फिर यहाँ पर वाष्प इंजन है, विद्युत हीटर है, परमाणु बम है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही उत्तर आप सभी का हो जाएगा विद्युत हीटर। क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में विद्युत हीटर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ जो हैं दिए गए हैं जो आप सभी के क्या करते हैं, एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण करते हैं। देख लेते हैं सबसे पहले मेन को। यहाँ पर विद्युत हीटर की बात की जाएगी तो विद्युत ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में आपको हमने भी बताया है। लाउड स्पीकर की बात करेंगे, करना क्या है, देखिए कोई चीज़ इसमें प्रोड्यूस की जाती है। मान लीजिए आपका क्या हो गया, ये लाउड स्पीकर का एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। ये देखिए, एक मिनट, यहाँ पर हमने क्या लिया, लाउड स्पीकर का उदाहरण ले लिया। अब होता क्या है, लाउड स्पीकर में हमने क्या किया, सबसे पहले इलेक्ट्रिक यहाँ पर प्रोड्यूस की, क्या इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर डाली है, इसमें लाउड स्पीकर में यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, प्रोड्यूस की गई है। उसके बाद हुआ क्या, आपका लाउड स्पीकर बजना चालू हुआ। जब हमने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रोड्यूस की तो लाउड स्पीकर से आवाज़ आनी शुरू हुई, और इसमें कन्वर्ट किस में हो गया, तो आपका विद्युत ऊर्जा दी गई है और इसे कन्वर्ट किस में किया इसने, तो इसमें किस में कन्वर्ट कर दिया, तो आपका साउंड में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसे आप इजीली समझ सकते हैं। तो लाउड स्पीकर को क्या किया गया, विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई, उसके बाद इसने क्या किया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया आपका ध्वनि ऊर्जा में। तो यहाँ पर विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगा, ध्वनि ऊर्जा में। डायनमो की बात करेंगे तो डायनमो आपका क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद जनरेटर देखिए, तो जनरेटर को क्या होता है, यहाँ पर यांत्रिक होता है, उसमें वो क्या करता है, आप जब चलाते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर रहा है, वो विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद कार की बैटरी की बात करेंगे तो ये रासायनिक होती है, उसमें क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, वो क्या करता है, रासायनिक हो गया। तो ये आपको क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। फेंके गए पत्थर की ऊर्जा तो पेशीय ऊर्जा है, आपके हाथ से जहाँ पर जोर लग रहा है और वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रही है। वाष्प इंजन की बात करेंगे तो आपका उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल रहा है। तो वाष्प इंजन उसमें यहाँ पर हो रही है प्रोड्यूस, उसके बाद उसे गतिज ऊर्जा में वो कन्वर्ट कर दे रहा है। जलता हुआ कोयला रासायनिक ऊर्जा को उसमें ऊर्जा में, सबसे पहले यहाँ पर जलाया जाएगा तो हो गई रासायनिक ऊर्जा, और उसमें से उष्मा निकलने लगी तो किस चीज़ में इसका रूपांतरण हो गया, तो उसमें ऊर्जा में। विद्युत सेल की बात करेंगे, विद्युत सेल आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये देखिए जैसे बैटरी हो गई तो सेल भी वही चीज़ है,
उसके बाद विद्युत अपघटन, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। तो उल्टा यहाँ पर हो गया, विद्युत अपघटन हो रहा है तो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में हो जाएगा। अगर सेल और बैटरी की बात की जाएगी तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। उसके बाद बल्ब की बात करेंगे। ये देखिए, विद्युत हीटर और विद्युत बल्ब एक ही काम करते हैं। विद्युत ऊर्जा यहाँ पर दी गई, उसको इनमें कन्वर्ट कर दिया तो उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट कर दिया। बिजली का पंखा, यहाँ पर बिजली में क्या, पंखे में क्या दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और ये क्या कर देता है आप सभी को, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद यहाँ पर टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करती है। उसके बाद पवन चक्की क्या करती है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। उसके बाद यहाँ पर विद्युत चुंबक हो जाएगा, ये विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है, माइक्रोफोन। सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक को ऊष्मीय ऊर्जा में। उसके बाद विद्युत जनित्र और यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में। ये सभी पॉइंट आपको बताए गए हैं, इसे आपको याद कर लेना है। ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपके पेपर में बार बार इनसे क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से कौन सी युक्ति क्या करती है, ऊर्जा रूपांतरित करती है एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आइए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। किसकी बात की जा रही है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात की जा रही है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गोवा। गोवा में हमारा क्या स्थित है, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान स्थित है। अगर यहाँ पर पेट्रोलियम संस्थान की बात की जाएगी तो आपका उत्तर हो जाएगा देहरादून हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं इससे जुड़े हुए पॉइंट। ये देखिए, भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान संस्थान बताया गया है, जो आपके ऑप्शन में पूछा भी गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला की बात की जाएगी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान की बात की जाएगी, आपके क्वेश्चन में दिया भी गया है, यह हो जाएगा पणजी गोवा में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रमन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर हो जाएगा, तो बेंगलुरु में हो जाएगा। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, राष्ट्रीय फिजिक्स यहाँ पर हो जाएगा, लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है, तो यह हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में हो जाएगा। उसके बाद भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग आपका देहरादून और रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में। आशा करते हैं आप सभी को ये चीज़ें याद हो गई होंगी। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस यंत्र के द्वारा विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने है। सबसे पहले बैरोमीटर, दूसरा है ओम मीटर, तीसरा पायरोमीटर, चौथा अमीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आशा करते हैं आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। विद्युत प्रतिरोध किसके द्वारा, तो आपका हो जाएगा ओम मीटर के द्वारा विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। बैरोमीटर की बात करेंगे, इससे आपका क्या मापा जाता है, देख लेंगे इसे। तो बैरोमीटर के द्वारा आपका क्या मापा जाएगा, तो वायु दाब मापा जाता है। किससे, बैरोमीटर से। ओम मीटर से हमने आपको बता दिया विद्युत प्रतिरोध। और यहाँ पर किसी चीज़ का उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर। अमीटर से आपकी क्या मापी जाती है, तो यहाँ पर हो जाएगा विद्युत धारा। किसे मापी जाएगी, तो अमीटर से। तो विद्युत धारा अमीटर से, पायरोमीटर से किसी पिंड का उच्च ताप, और यहाँ पर बैरोमीटर से वायुदाब से मापा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर फिर से एक क्वेश्चन लिया गया है जो आपके पेपर के रूप से यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा जाता है, तो इसे देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर टैकोमीटर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन आपका गलत है। तो टैकोमीटर की बात की जाएगी तो टैकोमीटर से किसी वस्तु के चक्रण की गति मापी जाती है। आप सभी को यहाँ पर बताया गया है, ये ऑप्शन गलत भी हो सकते हैं। तो टैकोमीटर से क्या मापा जाता है, किसी वस्तु के चक्रण की गति, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। तो टैकोमीटर से किसी वस्तु के चक्रण की गति, यहाँ पर फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, रेडियोमीटर से विकिरण, और उसके बाद ओडोमीटर से गतिवान वाहन की गति। तो इस पर सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो यहाँ पर ये जो ओडोमीटर दिया गया है ऑप्शन, ये आप सभी का गलत है। ओडोमीटर से आप सभी का क्या मापा जाता है, तो यहाँ पर क्या दूरी मापी जाएगी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वाहन द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, तो ओडोमीटर द्वारा। अगर गतिमान वाहन की गति आपको मापनी है तो आप सभी का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आप सभी का उत्तर। अगर आपको गतिमान वाहन की गति को मापना है
कि उसकी स्पीड क्या है, तो यह हो जाएगा यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर हो जाएगा। तो स्पीडोमीटर किससे हो जाएगा, तो गतिमान वाहन की गति आपको मापनी है तो स्पीडोमीटर हो जाएगा। ओडोमीटर की बात की जाएगी तो दूरी हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले आप सभी को इन तीनों ऑप्शनों को आपको देख लेना है, आपके पेपर में पूछे भी जाते हैं। तो टैकोमीटर तो चक्रण की गति हो जाएगा, फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, उसका रेडियोमीटर से आपका विकिरण मापा जाएगा। महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है, क्यों होती है तीक्ष्ण, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। महिलाओं का तारत्व कम होता है, मीन्स महिलाओं का जो है पिच जो होगा, पिच तारत्व का मतलब क्या हो गया आपका, तो पिच हो जाएगा। पिच की बात की गई है तो पिच क्या होता है, महिलाओं का कम होता है पुरुषों से। पहला ऑप्शन ये है। महिलाओं की जो आवाज़ का पिच जो है अधिक होता है किससे, पुरुषों से। ये भी ऑप्शन आप सभी का दिया गया है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं या इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो कौन सा उत्तर आप सभी का सही हो जाएगा, आप सभी को इसे बताना है। तो क्यों होती है तीक्ष्ण, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि अधिक होती है। तो महिलाओं का जो है आवाज़ का तारत्व पिच जो होगा वो अधिक होता है, इसी वजह से पुरुषों की अपेक्षा इनकी आवाज़ कैसी होती है, तो तीक्ष्ण होती है। जिसका जितना ज़्यादा होगा उसकी आवाज़ उतनी ही तीक्ष्ण होगी। इसके बाद यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नरौरा परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र यहाँ पर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आपके यूपी SSSC पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके लिए यूपी SSSC के लिए। तो इस चीज़ को आप याद रख कर लेना है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्रमुख जो हैं आपके परमाणु ऊर्जा केंद्रों के बारे में बताया गया है, कौन सा कहाँ पर स्थित है। तारापुर की बात की जाएगी, सबसे पुराना ऊर्जा केंद्र है भारत का, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। रावत भाटा की बात की जाएगी तो रा से हो गया रावत भाटा और रा से हो गया राजस्थान, कहाँ पर, कोटा में स्थित है। उसके बाद कलपक्कम की बात करेंगे तो कलपक्कम का कहाँ पर स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है। नरौरा जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया था, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर काकरापार कहाँ पर स्थित है, ये हो जाएगा गुजरात में। उसके बाद कैगा कहाँ पर, कर्नाटक में। और यहाँ पर कुंडनकुलम कहाँ हो जाएगा, तमिलनाडु। और ट्राम्बे महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में आप सभी का देख सकते हैं दो, सबसे पहले तारापुर और दूसरा हो गया ट्राम्बे। तमिलनाडु में आपके दो दिए गए हैं, ये हो जाएगा कुंडनकुलम और उसके बाद कलपक्कम तमिलनाडु में, नरौरा उत्तर प्रदेश और काकरापार कहाँ पर हो जाएगा, गुजरात में। और कैगा कहाँ पर हो जाएगा, तो कर्नाटक में। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। और रावत भाटा की बात की जाएगी तो राजस्थान में। कुछ वर्ड आप सभी के यहाँ पर मिल भी रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कुंडनकुलम तमिलनाडु और उसके बाद कलपक्कम तमिलनाडु। तो यहाँ पर दो चीज़ें का से अगर आई हैं तो आप सभी का क्या हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद काकरापार यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो गुजरात हो जाएगा। कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जिससे आप गेस करके इसका क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। जैसे कलपक्कम की बात की गई है तो तमिलनाडु यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। बेकिंग सोडा की बात की जा रही है, इसका रासायनिक नाम आपका पूछा गया है कि बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। आपके पेपरों में पूछा जाता है, बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। स्टूडेंट करता क्या है, दो चीज़ों में कंफ्यूज रहता है। एक हो जाएगा आपका बेकिंग सोडा, एक आपका क्या हो जाता है, यह हो गया धावन सोडा। तो धावन सोडा और बेकिंग सोडा में कंफ्यूज रहता है बच्चा और मार करके आ जाता है धावन सोडा का रासायनिक नाम बेकिंग सोडा में और बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम धावन सोडा में मार करके आ जाता है। तो इसका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आप सभी से पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर बेक की बात की जाएगी, यहाँ पर देखिए बाई भी आया हुआ है और यहाँ पर बेक लिखा हुआ है, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर धावन सोडा की बात की जाएगी तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट की, ये आपका हो जाएगा NaHCO3 इंटू 10H2O। तो अगर यहाँ पूछा जाएगा, बताइए यहाँ पर सूत्र पूछा जाएगा तो NaCO3 इंटू 10H2O हो जाएगा। और सोडियम बाइकार्बोनेट का पूछा जाएगा तो Na2CO3 हो जाएगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम क्लोराइड का पूछा जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का
NaCl हो जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो यहाँ पर हो जाएगा NaOH। NaOH किसका हो जाएगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? अगर आपको सर्प के विषय में जानकारी प्राप्त करना है तो आप का ये क्या कहा जाएगा? ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। सबसे पहला है ओलेरी कल्चर, दूसरा है ऑस्टियोलॉजी, तीसरा है ऑप्शन है सर्पेंटोलॉजी और चौथा ऑप्शन है एंथोलॉजी। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आप सभी का? सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा सर्पेंटोलॉजी, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए इससे जुड़े हुए बताया गया है ऑप्शन के बारे में। तो ओलेरी कल्चर सबसे पहले दिया गया था, इसका हो जाएगा सब्जी का अध्ययन क्या कहलाता है? ओलेरी कल्चर कहलाता है। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन, अस्थियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अस्थियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। और उसके बाद कीट का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन आप सभी के पेपर में मुख्य रूप से पूछे भी जाते हैं, क्योंकि बार बार आयोग क्या करता है, इन्हीं सब क्वेश्चनों को घुमा घुमा के देता है। ये सभी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके पेपरों में पूछे गए हैं। SSC हो गया, उसके बाद साथ साथ रेलवे हो गया, इन सभी परीक्षाओं में ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए सब क्वेश्चन आप सभी को करवाए जा रहे हैं। ये टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में मुख्य रूप से ये जो है पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी हो जाएगा, उसके बाद फूल का अध्ययन एंथोलॉजी हो जाएगा और मृदा का अध्ययन पेडोलॉजी। तो पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, कीट का अध्ययन एंटोमोलॉजी और सब्जी का अध्ययन ओलरीकल्चर और अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। कौन सा जोड़ा यहाँ पर गलत है? कौन सा ऑप्शन जो है यहाँ पर गलत दिया गया है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। सबसे पहले है अरस्तु। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक। उसके बाद एडवर्ड जेनर की बात की गई है तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक। उसके बाद रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक और रॉबर्ट कोच को कवक विज्ञान का जनक। कौन सा ऑप्शन आप सभी का गलत है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट कोच जो है यहाँ पर गलत दिया गया है। कवक विज्ञान का जनक नहीं कहा जाता है इन्हें किस विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो जीवाणु विज्ञान का जनक, जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट कोच को कहा जाता है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। अरस्तु की बात की जाएगी तो जीव विज्ञान का जनक, एडवर्ड जेनर की बात की जाएगी तो प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक, रॉबर्ट हुक की बात की जाएगी तो कोशिका विज्ञान का जनक और यहाँ पर जीवाणु विज्ञान के जनक की बात की जाएगी तो रॉबर्ट कोच इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका बायोलॉजी से है। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी आपका किससे था? तो ये बायोलॉजी से था। ये देखिए ये सभी क्वेश्चन आप सभी के बायोलॉजी से हैं। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, लिखा क्या हुआ है। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? कितने जोड़े आपके पाए जाएंगे? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं अगर यहाँ पर बात की जाएगी तो 12 जोड़े सबसे पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है 24 जोड़े, तीसरा ऑप्शन है 14 जोड़े, चौथा ऑप्शन है 18 जोड़े। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं अगर बात की जाएगी तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 जोड़े पसलियाँ मनुष्य के शरीर में पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है मानव शिशु में जन्म लेने के कितने महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं? मुख्य क्वेश्चन आप सभी का है, मानव शिशु में जन्म लेने के कितने महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होता है? पहला ऑप्शन है 6 महीने, दूसरा है 8 महीने, तीसरा है 4 महीने और चौथा ऑप्शन है 3 महीने। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 6 महीने पश्चात मानव शिशु में क्या निकलना प्रारंभ होता है? तो दांत निकलना प्रारंभ होता है। वैदिक काल में हल से बनी नालियों को क्या कहा जाता है? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आप सभी का सीता कहा जाता है, दूसरा ऑप्शन है खिल्य, तीसरा ऑप्शन है उर्वरा और चौथा ऑप्शन है धन्व। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैदिक काल में हल से बनी जो नालियाँ थीं उन्हें क्या कहा जाता था? तो सीता कहा जाता था। इससे जुड़े हुए यहाँ पर देख लेते हैं प्राचीन नाम और यहाँ पर आधुनिक नाम क्या है और प्राचीन नाम क्या कहा जाता था। तो गाय को क्या कहा जाता था? तो अधन्या, जिसका बध ना हो उसे अधन्या कहा जाता था। उसके बाद यहाँ पर राजा की बात की जाए तो राजा को क्या कहा जाता था वैदिक काल में? प्राचीन नाम क्या था? तो गोपा कहा जाता था। अतिथि को क्या कहा जाता था? तो गोहंता या गोहन कहा जाता था। धनी व्यक्ति को क्या कहा जाता था? तो गोमत कहा जाता था। युद्ध को क्या कहा जाता था? तो गविष्ट, गेसु या गम्य कहा जाता था। पुत्री को दुहिता कहा जाता था। अनाज को धान्य, मरुस्थल को धन्य कहा जाता था। उपजाऊ भूमि को उर्वरा और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे पशुचारण योग्य भूमि को खिल्य कहा जाता था और हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। तो ये सभी चीज़ें आपको बताई गई हैं, आपके पेपरों में पूछी जा सकती हैं। तो गाय का अधन्या हो जाएगा जिसका वध ना किया जा सके या जिसे वध करने योग्य ना हो तो अधन्या हो जाएगा। राजा का गोपा, उसके अतिथि का गोहंता या गोहन, धनी व्यक्ति का गोमत, युद्ध का गविष्टि गेसु या गम हो जाएगा और पुत्री का दुहिता, अनाज का धान्य
मरुस्थल को धन और उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता था? तो उपजाऊ भूमि को कहा जाता था उर्वरा। पशुचारण योग्य भूमि को खिल्ल और उसके बाद हल से बनी नालियों को सीता कहा जाता था। तो यह सभी आपके एक्सप्लेनेशन हो जाएंगे, आपको इसे याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है? तो वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में आपकी बताई गई हैं। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा? तो ब्राह्मण, उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा क्षत्रिय हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? इसके बाद यहाँ पर बताया गया है किसके बारे में? तो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, उसके बाद यहाँ पर वैश्य के बारे में बताया गया है, आखिरी में शूद्र। तो शूद्र शब्द का उल्लेख भी पूछता है। बताइए सबसे पहले किस मंडल से प्राप्त होता है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको बताया गया है। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध के बारे में बात की जाएगी। सबसे पहले पूछा जाएगा कहाँ कब लड़ा गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला आपका 1191 ईस्वी में लड़ा गया था। दूसरे की बात की जाएगी तो 1192 में लड़ा गया था। और किसके बीच में लड़ा गया था? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आप सबके सामने है। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के बीच में। दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और जयचंद। तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। और तीसरा ऑप्शन है अकबर और महाराणा प्रताप। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का पहला और द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। 1191 में बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। तो पृथ्वीराज चौहान पहले युद्ध में जीत गया था। उसके बाद यहाँ पर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। तो दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी आपका जीता था। तो इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। प्रथम युद्ध 1191 में, दूसरा 1192 में। पहले में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, दूसरे में मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका आखिरी क्वेश्चन है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? संतोष ट्रॉफी के बारे में बात की गई है कि किस खेल से इसका संबंध है। पहला ऑप्शन है क्रिकेट, दूसरा ऑप्शन है हॉकी, तीसरा ऑप्शन है फुटबॉल और चौथा ऑप्शन है वॉलीबॉल। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संतोष ट्रॉफी का संबंध आपका फुटबॉल से हो जाएगा। फुटबॉल से आपका संतोष ट्रॉफी का संबंध है। साथ ही साथ यहाँ पर पूछ लेगा, बताइए डूरंड कप की बात की जाएगी तो आपका फुटबॉल हो जाएगा। तो ये आपको याद रख लेना है। रणजी ट्रॉफी की बात की जाएगी तो आपका क्रिकेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपको करना क्या है। यहाँ पर स्टडी विद तिवारी जी चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको इसे लाइक और शेयर कर देना है। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे आपको पार्ट 10 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।